और कई सारे और भी पाथवेज है जिनमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं आता, और वो भी हमारी बॉडी कई हद तक कर लेती है। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड एज पायरुवेट। अब ये चीज़ क्या है सर, आपने ये क्या बता दिया? तो देखो, ग्लूकोज जो होता है ना, तो वो होता है कुछ इस तरीके के 6 कार्बन का रिंग। तो इसको तोड़ के हमें 3 कार्बन वाला एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, और 3 कार्बन वाला एक, चलो ये 3 कार्बन और 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं। ये हो गई 6 कार्बन का स्ट्रक्चर। तो हमें ये प्रोसेस मिल जाती है, और ये प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। सेल का जो लिक्विड होता है, लिक्विड तो ये समझो सेल, सेल का सेल वॉल, तो ये अंदर का जो लिक्विड होता है ना, उसे हम साइटोप्लाज्म कह देते हैं। तो उसके अंदर ये चीज़ होती है। फर्दर द पायरुवेट मे बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन। तो आगे जाके ये जो पायरुवेट है उसका कन्वर्जन आगे जाके दिस ओके तो आगे जाके ये जो पायरुवेट है ये 3 कार्बन के, तो अब 6 कार्बन डायरेक्टली हमारी बॉडी नहीं ले सकती, लेकिन 3 कार्बन तो हमारी बॉडी इजीली ले सकती है। तो इनका आगे जाके कन्वर्जन कई सारी चीज़ों में होता है, जैसे इथेनॉल, ETH, इथेनॉल प्लस कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी हो सकता है, या फिर एनर्जी में डायरेक्टली हो सकता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन सिंस द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब एब्सेंस होगा ऑक्सीजन का, तो तब आप लोगों को ये इथेनॉल प्लस CO2 दिख जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को कहीं पे O2 का यूज़ नहीं दिख रहा। दिस इज कॉल्ड एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें हवा का यूज़ ही नहीं है, मतलब ऑक्सीजन का यूज़ ही नहीं है, एनएरोबिक। एरोबिक मतलब जिसमें हवा का यूज़ हो, एनएरोबिक मतलब जिसमें हवा का यूज़ नहीं होता। तो वो हमें यहाँ पे ईस्ट्स में, मतलब फंगस में देखने को मिल जाता है, और इसी वजह से आप लोगों को ब्रेड फूलता हुआ दिख जाता है, देखो इस वजह से। और इथेनॉल से टेस्ट बढ़ जाता है ब्रेड का। तो कुछ ये आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। तो हमने पायरुवेट्स के बारे में जाना। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या? जिसमें हवा का यूज़ नहीं होता, या फिर जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता, उसे एनएरोबिक कहा जाता है। एन एरोबिक, एरोबिक मतलब हवा वाला, तो एनएरोबिक मतलब जिसमें हवा का यूज़ नहीं हो रहा, वो वाला जो रेस्पिरेशन होगा उसे हम एनएरोबिक कहेंगे। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट्स यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे सेल के अंदर ना, हमारा अगर सेल आप लोगों ने ठीक से पढ़ लिया है तो आप लोगों को पता होगा, सेल के अंदर कुछ इस तरीके का एक ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो वहाँ पे पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है, मतलब 3 कार्बन का ब्रेकडाउन होता है, और इसमें ही एनर्जी बनती है। तो 3 कार्बन का जब ब्रेकडाउन होगा तो CO2 भी प्रोड्यूस होगा और एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। दिस इज़ वाई वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये रीज़न है। दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब 3 कार्बन से मिलेगा हमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलेगा। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन, इट इज़ कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसमें पानी भी बनता है, ओके एक साइड प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट हम पानी भी ले सकते हैं इसमें। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज़ अ लॉट ग्रेटर दैन एनएरोबिक प्रोसेस। तो देखो, एनएरोबिक का जितना भी एनर्जी मिलेगा हमें, उससे कहीं ज़्यादा हमें मिलेगा एरोबिक रेस्पिरेशन में। हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है, बिकॉज एरोबिक में जो है ज़्यादा नंबर ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। समटाइम्स व्हेन देयर इज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, another pathway for breakdown of pyruvate is taken. Here pyruvate is converted into lactic acid, which is also 3 कार्बन molecule. This build-up of lactic acid in our muscles sudden activity causes cramps. तो जिम वालों को पता होगा या फिर एथलीट्स को पता होगा, तो अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, कहीं किसी दिन बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया, बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया, तो आप लोगों को आ जाते हैं। और क्रैम्प्स तब भी आते हैं जब आपके जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गई, तो तब। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। तो क्या होता है, पायरुवेट जो होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में जो ऑक्सीजन होती है तो वो कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाती है। एक टाइम ऐसा आता है जब
ऑक्सीजन बचती ही नहीं है कि मसल काम करे, लेकिन मसल को काम करना होता है। समझ लो आप बहुत लंबी मैराथन दौड़ रहे हो, तो तब क्या होता है कि पूरा का पूरा ऑक्सीजन हो जाता है ख़त्म, तो तब एरोबिक रेस्पिरेशन हमारी मसल्स कर नहीं पाती। तो एरोबिक ना सही तो ठीक है, हमारी मसल्स सोच लेती है कि चलो एरोबिक से हम शिफ्ट मार लेते हैं एनएरोबिक पर। तो पहले कर रही थी एरोबिक, अब करेगी ANAERO एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे क्या करेगी, पायरुवेट मॉलिक्यूल का बना देगी वो लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स के अंदर स्टोर होगा। और ये मसल के अंदर जब लैक्टिक एसिड स्टोर होता है तो क्या होता है, हमें आ जाते हैं क्रैम्प्स। तो बस ये कहना था। तो लैक्टिक एसिड इस तरीके से काम करता है और पायरुवेट कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होता हुआ आप लोगों को दिख जाएगा। अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस आप लोगों को एक फ्लो चार्ट के टाइप से बता दूंगा। तो पहले ग्लूकोज का क्या होता है, पायरुवेट में कन्वर्जन होता है, तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल का 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है और एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। जब ऑक्सीजन का एब्सेंस हो, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो और जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, ऐसे 3 फिनोमिनन्स या फिर 3 कंडीशंस में हम जानेंगे कि क्या क्या आउटकम्स आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जैसे ईस्ट में या फिर ब्रेड में, मतलब जब ईस्ट आप ब्रेड में डालोगे तो जब ईस्ट रिप्रोड्यूस करेगा और रिस्पिरेशन चालू करेगा तो तब इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी बनती है। उसके बाद जब आपने बहुत ज़्यादा हेवी वर्कआउट कर लिया, अब इथेनॉल का इथ मुझे ये बताना नहीं पड़ेगा, ETH मतलब ETH मतलब 2 कार्बन वाला कोई भी कंपाउंड, उसे इथ नाम का प्रीफिक्स जोड़ देते हैं तो वो हो गया इथ। अब देखो जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, अब लैक ऑफ ऑक्सीजन कब होता है, जब आपने बहुत ज़्यादा हेवी वर्कआउट कर लिया तो तब लैक होती है ऑक्सीजन की। लैक मतलब बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल होता है। तब हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, तो हमारी बॉडी उस पायरुवेट को बना देती है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है और एनर्जी प्रोड्यूस कर लेती है। अब जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, जब बहुत मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो कि मैं अभी इस पोजीशन पे हूँ तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो तब मेरी बॉडी करती है कौन सा वाला, नॉर्मल वाला रेस्पिरेशन। तो तब नॉर्मल वाला रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों को नाक से जब आप सांस छोड़ते हो तो वो वाली होती है, और वाटर भी प्रोड्यूस होता है और एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये रेस्पिरेशन का यूज़ क्या है, एनर्जी बनाने के लिए। तो रेस्पिरेशन से ही हमें एनर्जी आती है। आखिरकार हमें क्या करना है, ग्लूकोज से एनर्जी ही प्राप्त करनी है, और ये सारे बाय प्रोडक्ट्स है वैसे देखा जाए तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को ये ब्रेकडाउन का प्रोसेस समझ में आना चाहिए। तो चलो हम एक छोटी सी समरी ले लेते हैं, जिनको पता चला तो वो लोग ठीक से आंसर कर पाएंगे, और जिन्हें नहीं पता चला उनके लिए फिर से है ये। ग्लूकोज ब्रेकडाउन पढ़ रहे थे हम। सबसे पहले मैं ये बता दूँ ग्लूकोज ब्रेकडाउन ज़रूरी किस लिए है, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। ओके, दिस इज़ मतलब अगर आप लोगों को ये पता ही नहीं है तो मैं ये बता देना चाहूँगा, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। अब ये रेस्पिरेशन का मतलब यूज़ एक है कि एनर्जी मिल सके, दूसरा कि हम उस एनर्जी को लेकर बाकी के काम कर सकें। अब ये रेस्पिरेशन होती कहाँ पे है, तो ये रेस्पिरेशन हमारे सेल के अंदर होती है, सेल के अंदर होती है। ओके, तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन करना किस तरीके से है वो हम जान लेंगे। ग्लूकोज का पहले बनेगा 3 कार्बन वाला पायरुवेट। एक मिनट में स्पेलिंग देख लूँ, PYRU पायरुवेट, PYRUVATE। तो अब हमारे पास ये 3 कार्बन वाला पायरुवेट बन चुका है। अब ये ग्लूकोज तो था 6 कार्बन वाला, अब ये 3 कार्बन वाला पायरुवेट हमें मिल चुका है। अब इस 3 पायरुवेट का माइटोकॉन्ड्रिया में 3 टाइप से यूज़ होता है। एक एरोबिक,
दूसरा एनेरोबिक, दो ही टाइप से, सॉरी। अब ये एनेरोबिक में भी दो, एक है कि जब एब्सेंस है और दूसरा है जब लैक है। अब देखो, एरोबिक नॉर्मली होता है, अब ये एब्सेंस होता है ईस्ट में। अब आप लोगों को ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स याद रखनी चाहिए, और ये होता है जब आप वर्कआउट करोगे तब। अब जब नॉर्मल आता है तो तब हमारे पास क्या मिलता है, तो 3 कार्बन से हमें मिल जाता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। उसके बाद चलो ये हमने समझ लिया। अब उसके बाद हम एब्सेंस को रेड कलर से मार्क कर देते हैं, तो रेड कलर से 3 कार्बन वाला स्प्लिट होके क्या बन जाता है, इथेनॉल प्लस क्या बन जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, CO2 प्लस एनर्जी बन जाती है। और जब लैक होता है तो ये लैक वाला साइड पे ले लेते हैं, चलो ग्रीन कलर से वहाँ पे है, तो लैक का क्या होता है, तो 3 कार्बन से बन जाता है, क्या आप मुझे बताओ, चलो 3 कार्बन से लैक जब होता है तो तब क्या बनता है, लैक से लैक्टिक एसिड। चलो ये हमें एक ट्रिक पता चल गई। अब ये ट्रिक शायद मेरे ही चैनल पे, अकेले के चैनल पे है, तो हिट द सब्सक्राइब बटन। तो देखो, ये लैक से लैक्टिक एसिड आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर बोर्ड्स में अगर गलती से भी ये आ गया, वैसे ये आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन इग्नोर तो नहीं कर सकते, तो लैक से लैक्टिक एसिड आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो हमें मिल जाता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अब ये क्रैम्प्स ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे आ जाते हैं, आपने कभी, अगर आप कभी एथलीट रहे होंगे तो जो हमारे थाई होती है ना, थाई, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आ जाते हैं क्रैम्प्स। तो ये लैप, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो, तो लैप पे आ जाते हैं क्रैम्प्स। तो ये लैक्टिक एसिड से क्रैम्प्स आ जाते हैं, बस ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेंगे कि भाई एनेरोबिक और एरोबिक में क्या डिफरेंस है। एरोबिक में हवा का बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है और एनेरोबिक में हवा का बहुत कम अमाउंट होता है। दिस इज़ द बेसिक ऑफ रेस्पिरेशन। See you in the next class. Bye bye.